यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही छोटा चैप्टर है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बहुत कम टेक्निकल नॉलेज से आपको मार्क्स ऑब्टेन होते हैं तो वैसे चैप्टर को कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि आधे घंटे के अंदर अंदर मैं कैश फ्लो समझा के आप लोगों को एक दो बेहतरीन क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं उसके बाद ही आप लोगों को मजा आएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वहां पे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियोस का, ठीक। शाम को जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा मैं, उसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, वो वीडियो जरूर देखना आप। छोटा सा ही वीडियो होने वाली है पर बहुत इंपॉर्टेंट है मई 2023 के लिए, और बहुत बढ़िया चीज भी आप लोगों को एक आध चीज बताने वाला हूँ। चलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ जाओ यहाँ पे। हाँ जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर आप कंपनी एक्ट की बात करेंगे, कंपनी एक्ट 2013, तो वहां पे हमें पढ़ना होता है एक प्रोविजन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। आई थिंक ये है अपना सेक्शन 129। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या इंक्लूड्स करता है, ठीक। और उसमें आप देखोगे तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट एंड चेंजेस, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट होते हैं। पांचों फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिस्सा होते हैं, ये पांचों मिल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, ठीक है। अब जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये तो कंपनी को बनानी है, क्योंकि कंपनी एक्ट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो को इंक्लूड कर रखा है। अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ये हमें सिखाता है कैश फ्लो बनाएंगे कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होगा। एंड अगर हम फाइनेंस की बात करें तो बाद में आप सीखोगे, स्पेशली फाइनल में, कि जितनी भी डिसीजन मेकिंग होती है वो प्रॉफिट के बेसिस में नहीं होती। फाइनेंस में, रियल वर्ल्ड में जितनी भी डिसीजन होती है वो फ्री कैश फ्लो के बेसिस में होता है। तो इसलिए कैश फ्लो जो है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन ओनली बट फॉर डिसीजन मेकिंग ऑल्सो, ठीक। तो फाइनेंस में भी कैश फ्लो का जिक्र होगा, अकाउंटेंसी में तो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट सीख ही रहे हो। एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, ये कंपनी एक्ट कहता है। आ जाओ जरा कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? बड़ा ही सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है, ये बस एक स्टेटमेंट है जिसमें हमें ये दिखता है कि कितना कैश रिसिप्ट हुआ एक इंटरप्राइज को, एक एंटिटी को, और कितना कैश पेमेंट किया। इट इज अ स्टेटमेंट दैट समराइजेस टोटल कैश इनफ्लो, यानी कि कैश रिसिप्ट, जितना भी कैश आया है वो दिखेगा आपको कैश इनफ्लो, एंड जितना भी कैश आउटफ्लो हुआ है वो दिखेगा, ठीक है। अब अगर कोई बिजनेस है तो ध्यान से सुनना, कैश इनफ्लो या हो या आउटफ्लो, तीन ही एक्टिविटीज से पॉसिबल है। नंबर वन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस ऑपरेशन की वजह से, जो मैं बिजनेस कर रहा हूं ना, इस बिजनेस की वजह से जो इनफ्लो आउटफ्लो जनरेट होता है। मान लीजिए कैश में मैंने सेल किया तो इनफ्लो आया, पैसे आएंगे कि नहीं, है कि नहीं सॉरी। सिमिलरली कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कोई कमीशन वगैरह मैंने कमा लिया, है कि नहीं। अगर आउटफ्लो की बात करूं तो सैलरी एंड वेजेज, मटेरियल के लिए पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया, और भी जितने भी खर्चे हैं जिनकी हम पेमेंट करते हैं कैश में, वो सारे कैश आउटफ्लो है। साथ ही में हमें टैक्स की भी पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, तो वो भी कैश आउटफ्लो है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो ये डील करता होगा, बताओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नाम ही है इसका। लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट में जो भी कैश आउटफ्लो इनफ्लो जनरेट होता है वो यहाँ पे आते हैं। जैसे कि मान लो कोई एसेट को हमने एक्वायर किया तो कैश आउटफ्लो होगा, कोई एसेट को हमने सेल किया तो कैश इनफ्लो होगा, हमारे इन्वेस्टमेंट से हमने पैसे कमाए तो यहीं पे आएगा एज अ कैश इनफ्लो, है ना। कई बार हम किसी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं और वहां से हमें क्या आ गया, डिविडेंड, है ना। या बॉन्ड खरीद रखे हैं, इंटरेस्ट आ गया,
साथ ही में अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की कमाई यहाँ पे है तो उस पर लगने वाले टैक्स भी इसी एक्टिविटी के अंदर आते हैं। थर्ड हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जनरेट होने वाले कैश फ्लो। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नाम ही से पता चल रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। जितना भी कैपिटल को हम राइज करते हैं या रीपेमेंट करते हैं वो यहाँ पे आता है। ठीक है, मान लो हमने शेयर इश्यू करके पैसे लेके आए, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके पैसे ले आए, बैंक लोन लेके पैसे ले आए, बॉन्ड डिवेंचर इश्यू करके पैसे ले आए, तो सारे इनफ्लो। इन्हीं को अगर रिडीम्ड कर रहे हैं, मान लो लोन की पेमेंट कर दिया तो आउटफ्लो। साथ ही में इनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट, जब भी हम कोई चीज लेके आते हैं, मान लो हमने लोन लेके आए हैं तो वहां पे हमें इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आउटफ्लो, है ना। तो इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो आउटफ्लो है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, साथ ही में फाइनेंसिंग कॉस्ट एंड टैक्सेस देयर ऑन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने डिविडेंड पे किया, शेयर इश्यू करके लाए हैं पैसा तो डिविडेंड पे करते हैं। डिविडेंड कहाँ पे आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। ठीक, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है। और साथ ही में डिविडेंड पे लगता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है तो वो भी कहाँ आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी टैक्स होता है जिस एक्टिविटी से रिलेटेड होता है वो उसी में आता है। मैंने कोई एसेट सेल किया, कैपिटल गेन टैक्स लग गया। एसेट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है तो कैपिटल गेन टैक्स भी कहाँ आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। नॉर्मल कमाई पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, जितने भी हमने साल में कमाए वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है। और साथ ही में हमने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, उस पर कुछ टैक्स लग गया, वो क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का हिस्सा है। अच्छा सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की और पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो 3 एक्टिविटीज में ये 2 एक्टिविटीज तो ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमें इनफ्लो आउटफ्लो बताएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इन फिक्स एसेट या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड बताएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्यों निकाल रहे हैं हम, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी तो पढ़ते हैं ना। तो बताओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी इनकम होते हैं हमारे, एक्सपेंस होते हैं और लास्ट में हम प्रॉफिट निकालते हैं, करेक्ट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी मैंने बोला कि जो भी हमारे इनकम है जो कैश में रिसीव हो रहा है, कलेक्शन है जो कैश में आ रही है, या फिर पेमेंट है जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब ऑलरेडी एक कंपनी बनाती है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है ये अलग से पता करना एक कंपनी के लिए क्यों जरूरत है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूवल कंसेप्ट। मान लेते हैं किसी की बुक में 1 करोड़ उसने इनकम कमाई, 1 करोड़ उसने इनकम कमाई, और ये इनकम अभी एक्रू तो हुआ है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है। अब ध्यान से सुनना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनता है एक्रूअल कंसेप्ट पे। ठीक, एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है रिकॉर्ड द इनकम एंड एक्सपेंस व्हेन दे आर एक्रूड। जैसे आपने इनकम कमा लिया रिकॉर्ड करिए, जैसे खर्चा हो गया रिकॉर्ड करिए, भले ही वो पेमेंट आई है या गई है उसको ध्यान नहीं देना। इनकम कमाया पेमेंट आया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इनकम है रिकॉर्ड करिए। एक्सपेंस हो गया, हमने पेमेंट किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंस हो गया रिकॉर्ड करिए, इसी को तो बोलते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। लेकिन ये जो इनकम है 1 करोड़ रुपीज का, ये हमारे बुक में तो दिख रहा है पर रियल में क्या हमें पेमेंट आई है इसकी, नहीं, हमने कमाया है, इनकम दिख रहा होगा, तो रियल में जो पेमेंट नहीं आई है ना, इसकी वजह से फाइनेंशियल जो लिक्विडिटी पोजीशन है कंपनी का ये नहीं पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना के। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डज नॉट प्रोवाइड द ट्रू लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी। लिक्विडिटी पोजीशन क्या होता है, इट्स एन एबिलिटी टू पे इट्स ऑब्लिगेशन। देखो कोई भी ऑब्लिगेशन हो, चाहे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन हो या लॉन्ग टर्म में कोई पेमेंट की ऑब्लिगेशन हो, कंपनी तभी पे कर पाएगी ना जब उसके पास कैश हो, है कि नहीं, जब उसके पास पैसे पड़े हो, इनफ्लो पड़े हो। सिर्फ बुक में प्रॉफिट हो जरूरी नहीं, वो प्रॉफिट कुछ पैसे में भी आना चाहिए, नहीं तो हम अपनी ऑब्लिगेशन कैसे पे करेंगे। मान लो आउटस्टैंडिंग खर्चा है, पे करना है हमें 2 महीने के अंदर, ठीक है, कोई बैंक लोन है पे करना है हमें 8 महीने के अंदर वो पे करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैश एंड बैंक में पैसे होना भी चाहिए। सिर्फ बुक में कमा रहे ये जरूरी नहीं है। तो एक्रूअल कंसेप्ट पे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और एक्रूअल कंसेप्ट में एक लोचा है, चाहे पेमेंट
आई हो हमारी कमाई की या नहीं आई हो, इनकम मानते हैं। चाहे हमने पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, हमारे एक्सपेंस को एक्सपेंस मानते हैं। तो हमारे रियल में जो कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है, ये एक्रूअल कंसेप्ट नहीं बताता। एक्रूअल कंसेप्ट से कमाई गई प्रॉफिट को हम उतना क्वालिटी ऑफ अर्निंग नहीं मानते जितना कैश फ्लो बताता है। सॉरी, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द गुड क्वालिटी ऑफ अर्निंग, यानी कि अर्निंग तो है जो पीएल अकाउंट में दिख रही है, लेकिन इस अर्निंग में एक छोटा सा दिक्कत क्या है, जो अर्निंग रियलाइज नहीं है कैश में, वो अर्निंग है हमारे लिए पर भविष्य में आएगा। आज की डेट में अगर हमें कोई बड़ी ऑब्लिगेशन आती है, कोई दुविधा आती है, तो वो अर्निंग हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, तो इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बताता है लिक्विडिटी पोजीशन, कि फर्म के पास कितनी लिक्विडिटी है, फर्म का कोई ऑब्लिगेशन आ गया तो पे करने के लिए सक्षम है कि नहीं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताएगा। ठीक, चलो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगर आप निकालते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो आती है उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड जो कहता है जितने भी इनफ्लो है उसको ले लो, चाहे कैश सेल से आया, कलेक्शन से आया, कोई कमीशन वगैरह कमाए, जितने भी आउटफ्लो है वो घटा दो, जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सारे पेमेंट हो रहे हैं, वो सारे घटा दो। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड बोलता है इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमने पीएल निकाल रखा है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, बस प्रॉफिट एंड लॉस में एक ही दिक्कत है कि उसमें सारा चीज एक्रूअल पे है, कैश में नहीं है। तो जो एक्रूअल पे है ना, उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके। साथ ही में प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो यहाँ डलने नहीं चाहिए थे, फाइनेंसिंग या ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग में जाने चाहिए थे, कुछ ऐसे प्रॉफिट कुछ ऐसे लॉस, तो कोई बात नहीं, उसको भी हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली पीएल कन्वर्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड में हम प्रॉफिट को ही कन्वर्ट कर देते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो में, छोटे मोटे एडजस्टमेंट करके। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के लिए, छोटे मार्क्स में आता है क्वेश्चन, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान देके जाना है। ठीक है, चलो जरा आगे बढ़ो। जब भी आप क्वेश्चन शुरू करना, आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। ठीक है, बट कई बार ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, तो सर कोई बात नहीं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम निकाल लेंगे, दिया नहीं रहेगा तो। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया है रिटेन अर्निंग, अब रिटेन अर्निंग कैसे निकला होता है, रिटेन अर्निंग कैसे निकलता है बताओ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से सर पहले टैक्स घटा होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया होगा। ठीक, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ओपनिंग रिटेन अर्निंग कुछ होगी, और इस बार की कमाई ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग, ये इस बार की कमाई है। साथ ही में कुछ ट्रांसफर हुए हैं रिजर्व में, प्रपोज डिविडेंड हुआ है, चाहे इंतरिम डिविडेंड पे हो या फाइनल डिविडेंड प्रपोज हो, सारे घटा दोगे तो आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग। अगर हमें रिटेन अर्निंग दिया हो तो हम छोटे से एडजस्टमेंट करके क्या ऊपर नहीं पहुंच सकते, अगर ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। देखो इसको मैंने लेजर फॉर्म में यहाँ बना दिया है, पीएल एप्रोप्रिएशन में देखो ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस होता है, इस बार का कमाई जुड़ जाएगा, साथ ही में कुछ रिजर्व में अगर ट्रांसफर हुआ है तो वो आप घटाओगे, अगर प्रपोज डिविडेंड हुआ है यानी कि डिविडेंड पे हुआ है पीएल एप्रोप्रिएशन से, तो वो भी आप घटाओगे। ठीक है, चाहे ये फाइनल हो या इंतरिम हो। और लास्ट में आ जाएगा क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस। अगर ये सारे फिगर आपको दिए हो तो क्या आप नेट प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, यही तो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर ओपनिंग क्लोजिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस दिया हो आपको, है ना, प्रपोज डिविडेंड का भी बैलेंस दिया हो, पीएल एप्रोप्रिएशन से कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ किसी रिजर्व में ये भी दिया हो, तो क्या आपसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा? हाँ जी सर निकल जाएगा। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। आपके मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होना चाहिए कि सर देखिए, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो निकाल रहे हैं, ये आपने एडजस्टमेंट किया समझ में आता है क्योंकि हमें प्रॉफिट तक पहुंचना था, ये ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है जो रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, पर्पस डिविडेंड पे हुआ, लेकिन आप प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं? टैक्स भी तो, टैक्स पेड भी तो ऑपरेटिंग का ही हिस्सा है ना, तो आप ऐड क्यों कर रहे हैं? रहने दीजिए इसको,
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे लिए आउटफ्लो नहीं है, हमारे लिए टैक्स पेड आउटफ्लो है। प्रोविजन फॉर टैक्स तो वो प्रोविजन है टैक्स के जो हमने एस्टिमेट करके बनाए हैं, पर जरूरी नहीं रियल में टैक्स लायबिलिटी उतनी आए। तो हमारे लिए एक्चुअल में जो टैक्स पे करेंगे ना, वो हमारे लिए आउटफ्लो है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स पहले जोड़ दोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, और सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हाँ टैक्स पेड घटता है बाद में, पर टैक्स पेड घटता है। ठीक है, चलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गई। तो सबसे पहले देखो इस प्रॉफिट में नॉन कैश जो एक्सपेंस घटा है ना उसको जोड़ दो। ठीक, क्योंकि इसकी वजह से कैश आउटफ्लो तो नहीं हुआ होता है, जैसे डेप्रिसिएशन कोई एमोटाइजेशन है ना, कोई भी एक्सपेंस राइट अप हुआ है डेफर्ड एक्सपेंस, तो ये पीएल में राइट अप हुए होते हैं, डेप्रिसिएशन गया होता है पीएल में, लेकिन इनकी वजह से आउटफ्लो नहीं हुई होती है, तो जोड़ दो। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, नॉन ऑपरेटिंग से जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसको एडजस्ट करोगे। प्रॉफिट हुआ है तो जुड़ा है घटा दो, लॉस होगा तो लॉस क्या हुआ होता है, घटा होता है, वापस से जोड़ दो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑपरेटिंग का प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स एसेट या फिर इंटरेस्ट पेड। देखो नॉन ऑपरेटिंग नाम ही है, हम तो ऑपरेटिंग निकाल रहे हैं ना, नॉन ऑपरेटिंग वाले हटा दो यहाँ से। प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स एसेट कहाँ पे आने चाहिए, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट बेचा, तो उससे इनफ्लो आउटफ्लो तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं ना, तो ऑपरेटिंग से तो ये प्रॉफिट लॉस हटानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो आउटफ्लो में। इंटरेस्ट पेड, बताओ इंटरेस्ट कब हम पे करते हैं, सर इंटरेस्ट हम पे करते हैं जब हम फाइनेंस करते हैं, कहीं से लोन लेके आते हैं कहीं से लोन लेके आना कौन सा एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना, ये भी फाइनेंसिंग में ही दिखाएंगे, तो ऑपरेटिंग से हटाने पड़ेंगे कि नहीं, तो इंटरेस्ट पेड है तो वापस से जोड़ दो। कोई प्रॉफिट हो रखी है तो जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में घटा दो। कोई लॉस हो रखा है वापस से जोड़ दो। एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल थर्ड स्टेप में आप करोगे। ये क्यों किया जाता है, टू मेक एक्रूवल इनटू कैश, या टू कन्वर्ट लिख दो, एक्रूवल को कैश में कन्वर्ट करने में। यहां ध्यान से सुनना, मान लीजिए सैलरी पेड था इस साल 10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी थी 5,000, टोटल में 15,000। पीएल में पीएल में कितना खर्चा आप एक्सपेंस बुक करोगे, 15,000, क्योंकि पीएल क्या कहता है, जितने भी एक्सपेंस इनकर्ड हो गए वो सारे हमारे खर्चे हैं, चाहे पे हुआ हो या ना हुआ हो। 10,000 पे हुआ है, 5,000 नहीं पे हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 15,000 खर्चा है। लेकिन रियल में कैश फ्लो बनाते टाइम आपको कितना घटाना चाहिए, सिर्फ 10,000, क्योंकि कैश फ्लो तो वही आउटफ्लो को लेगा ना, वही खर्चे को लेगा जो सिर्फ आउटफ्लो हो रखा है कि नहीं। ये जो आउटस्टैंडिंग है इसको तो नहीं लेना चाहिए कैश फ्लो में, क्योंकि इसकी वजह से कैश फ्लो हुआ नहीं होगा। अब हमने देखो पीएल के बैलेंस ले रखे हैं, पीएल के बैलेंस से हम कैश फ्लो निकाल रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो उसमें तो 15,000 घट चुका है ना, तो 15,000 घट चुका है, हमें घटाना था कितना, सिर्फ 10,000। तो एक काम करो ना, 5,000 ऐड कर दो, है कि नहीं, 5,000 ऐड कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव में 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 घटना चाहिए था, घट कितना गया है एक्सपेंस, 15,000। 10,000 क्यों घटना चाहिए था, सर आउटफ्लो इतना ही हुआ है, तो 5,000 इनफ्लो करके दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिकली 15,000 में 15,000 निगेटिव है, 5,000 इसमें इनफ्लो करके दिखा दूंगा तो ऑटोमेटिकली 10,000 नेट में आउटफ्लो आ जाएगा। ठीक, इसी को हम पढ़ते हैं कैसे, ये आउटस्टैंडिंग बढ़ गया ना, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, करेंट लायबिलिटी है, इज इक्वल टू इनफ्लो। करेंट लायबिलिटी का बढ़ना एक इनफ्लो है, वैसे ही डिक्रीज होता तो आउटफ्लो माना जाता। डिक्रीज कब होता है, जब हम अपने आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन को पे कर देते हैं, पे करते हैं तो आउटफ्लो होता है। देखो मोटा मोटी समझना, करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी की एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि एक्रूवल में जो इनकम या एक्सपेंस है उसको कैश में कन्वर्ट कर पाए। ये सैलरी का मैंने बस एक एग्जांपल लिया था, जितने और खर्चे होते हैं ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके सारे जो एक्रूवल में है
वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, देखो इंक्रीज इन करेंट एसेट लिखा है, कोई एसेट बढ़ी, अब ऐसे ध्यान रखना एसेट कब बढ़ती है, जब हम खरीद के लेके आते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आउटफ्लो है। डिक्रीज इन करेंट एसेट कब घटता है कोई एसेट, जब हम उसको सेल आउट करके रियलाइज करते हैं, इनफ्लो है कि नहीं। इंक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी कब बढ़ेगी, जब हम लाइबिलिटी को राइज करेंगे, है ना। मान लो किसी से सिंपली आप ऐसे मान लो, ये लॉजिक थोड़ा वो याद करने के लिए मैं सॉरी, ये लॉजिक सिर्फ याद करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। लॉजिक तो क्या है, हम कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर करेंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, सिंपली समझना। करेंट लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या हुआ, जस्ट लाइक अ इनफ्लो, कि कोई लायबिलिटी तब बढ़ती है ना जब हम किसी से पैसे लेके आते हैं। डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी तब बढ़ती है जब हम करेंट लायबिलिटी को पे कर देते हैं, है कि नहीं। चलो, तो पे करोगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, ये समझने के लिए बस है, ठीक है, इस लॉजिक से कि पे करते हैं तो आउटफ्लो हो जाएगा। रियल में लॉजिक क्या है कि ये इंक्रीज या डिक्रीज की वजह से जितने भी एक्रूवल के खर्चे या एक्सपेंस बोल सकते हो, या फिर जितने भी एक्रूवल के इनकम है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स पेड घटा दोगे, अगर कुछ रिफंड है तो नेट ऑफ रिफंड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का इनफ्लो आउटफ्लो उसके बाद आप लिख के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली क्यों दिखाया है, याद करना है। AS5 कहता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आइटम होते हैं ना उनका सेपरेट डिस्क्लोजर जरूरी है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो सिर्फ पीएल में नहीं, जहां जहां ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएंगे वहां सेपरेटली ही डिस्क्लोज होंगे, ठीक है। चलो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में देखो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट परचेज हुआ तो आउटफ्लो, सेल हुआ तो इनफ्लो, कुछ कमाई हो गई इन्वेस्टमेंट पे जैसे इंटरेस्ट, रेंट, अगर हम प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वहां से रेंट आएगा, डिविडेंड शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं डिविडेंड आएगा, इनफ्लो है। अच्छा, कैपिटल गेन टैक्स मान लो हम सेल करते हैं, कैपिटल गेन टैक्स लगता है, तो कोई बात नहीं, अगर कैपिटल गेन टैक्स लग रहा है तो ठीक है, हम आउटफ्लो दिखाएंगे इन्वेस्टिंग में। हर परचेज में कोई एसेट लेके आते हैं तो आउटफ्लो तो है, पर पूरा नहीं, सिर्फ कैश प्राइस हमारे लिए एसेट का कॉस्ट है, ठीक है। और जो उसका इंटरेस्ट हम पेमेंट करते हैं ना, वो इंटरेस्ट क्या है, फाइनेंशियल चार्ज, तो फाइनेंसिंग में दिखाएंगे एज आउटफ्लो, ठीक है। चलो, वैसे ही कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ध्यान देना, चाहे हम शेयर इश्यू करके लाए, प्रेफरेंस डिवेंचर, बॉन्ड, बैंक लोन, जो भी नेट प्रोसीड, नेट में हमारे पास कैश इनफ्लो आया वो हमारे लिए इनफ्लो है, इनकी रीपेमेंट हो रही है, कुछ आउटफ्लो है। इंटरेस्ट या डिविडेंड पे किया, फाइनेंसिंग से रिलेटेड ही खर्चा है, आउटफ्लो है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ टैक्स पे किया, आउटफ्लो है, ठीक है। और टोटल फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आ जाएगा। अब देखो, ऑपरेटिंग से ये कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग से ये कैश फ्लो, और फाइनेंसिंग, तो टोटल कैश फ्लो आ गया। उसमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ दोगे तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच करना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, तो सर होता है कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज प्लस डिमांड डिपॉजिट। ये कुछ फेमस एग्जांपल है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। चलो, ध्यान रखना, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऊपर हमने जो पढ़ा था ना कि वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी एडजस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, एक्रूवल को कैश में कन्वर्ट करने के लिए। ध्यान रखना, करंट एसेट में ये नहीं लेना है आपको, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डिमांड डिपॉजिट, क्यों, क्योंकि सर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नीचे आते हैं। करेंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ये नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों नहीं लेना है, सेपरेट हमने ऑपरेटिंग में पढ़ा था एडजस्टमेंट करना। प्रपोज डिविडेंड क्यों नहीं लेना है, देखो प्रपोज डिविडेंड का भी हमने पढ़ा था कि रिटेन्ड अर्निंग से हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रपोज डिविडेंड जोड़ते हैं, है ना वहां पे, और साथ ही में डिविडेंड पेड कहाँ घटाते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो प्रपोज डिविडेंड का भी सेपरेट ट्रीटमेंट पढ़ रखा है हमने। शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्यों नहीं लेना है, आपको दिखने में करेंट लायबिलिटी की तरह दिख सकता है, पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग को करेंट लायबिलिटी में ना लेके आप फाइनेंसिंग में लेना। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी हो गई, ये सब लेना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग आया तो इनफ्लो है फाइनेंसिंग का, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का रीपेमेंट हुआ तो आउटफ्लो है, ठीक है। चलो, ये कुछ
लेजर्स है, रिलेवेंट लेजर्स। होता क्या है कि बहुत सारे बैलेंसेस आपको लेजर बना के निकालनी पड़ेंगे। तो मैंने कुछ फेमस जो हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको आते रहता है या फिर जो आपको लेजर आना ही चाहिए कैश फ्लो बनाने के लिए, यहाँ पे किया हुआ है। पहले देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। यहाँ पे ध्यान से देखना, ओपनिंग प्रोविजन है, इस बार कुछ प्रोविजन बनाया पीएल में तो वो जुड़ जाएगा, और जो हमने टैक्स पे कर दिया उतने से घट जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और बच गया क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। पता है ये ओपनिंग प्रोविजन बैलेंस शीट में दिया रहेगा, क्लोजिंग प्रोविजन भी बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा। और ये टैक्स पेड हो या करेंट ईयर प्रोविजन हो, ये आउटसाइड ऑफ बैलेंस शीट आपको दिया रहेगा इंफॉर्मेशन। दोनों में से कोई एक दिया, टैक्स पेड या प्रोविजन फॉर टैक्स, तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि क्वेश्चन ने दिया नहीं, ऐसे दिया, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। बैलेंस शीट आपको 2 साल का दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000 और ये 70,000, और बाहर में कुछ नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, पिछले साल का टैक्स मानोगे इस साल पे हुआ है, और ये जो करेंट ईयर है, ये जो करेंट ईयर का 70,000 है प्रोविजन, क्लोजिंग प्रोविजन, ये मानोगे करेंट ईयर का प्रोविजन है। ठीक, एक छोटा एग्जांपल देता हूं, इसी क्वेश्चन में देखना। मान लो ये इंफॉर्मेशन देता, तो आप क्या करते, ओपनिंग प्रोविजन लिखते 50,000, क्लोजिंग प्रोविजन लिखते 70,000, करेंट ईयर का प्रोविजन 80,000 दिया हुआ है, यहाँ पे जोड़ते हैं, और टैक्स पेड कितना आ जाता, बताओ जरा, 60,000। ठीक है, चलो, और यही अगर नहीं दिया रहता तो यही आउटसाइड इंफॉर्मेशन नहीं दिया रहता तो मैंने क्या बोला कि पिछले साल का जो ओपनिंग प्रोविजन है उसको आप मानोगे टैक्स पेड, और जो क्लोजिंग प्रोविजन है उसको मानोगे करेंट ईयर का क्या, प्रोविजन फॉर टैक्स। अच्छा, टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर टैक्स क्यों चाहिए सर? प्रोविजन फॉर टैक्स चाहिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ के प्रॉफिट बिफोर टैक्स लाने के लिए, और टैक्स पेड चाहिए जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो बनाते हैं तो एंड में टैक्स पेड घटाते हैं। कई बार एडवांस टैक्स का लेजर दिया होता है, एडवांस टैक्स के लेजर के थ्रू आपको बनाने होते हैं। ठीक, एडवांस टैक्स हमारे लिए एसेट है, एडवांस में टैक्स पे कर दिया है, कोई बात नहीं, कुछ और इस साल भी पे किया, ओपनिंग बैलेंस दिया है, कुछ इस साल पे किया तो जुड़ जाएगा डेबिट बैलेंस में। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये टैक्स लाइबिलिटी जितना भी आती है एडवांस टैक्स से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही में कुछ टैक्स रिफंड आ गया, पे कर रहे हो तो जुड़ रहा है ना, तो रिफंड आ गया तो आप घटाओगे, और साथ ही में क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेएबल बोल सकता है, वैसे ही टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स ना बोल के टैक्स पेएबल भी बोल सकता है। ये सेम है, सेम लेजर बनाना है, जस्ट अभी मैंने सिखाया प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, ध्यान से देखना। ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड है, करंट ईयर में प्रपोज हुआ वो जुड़ जाएगा। ठीक, और जितना डिविडेंड पे हुआ आप घटाओगे डेबिट साइड में, लास्ट में क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड आएगा। ठीक, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दिया रहेगा बैलेंस शीट में, इन दोनों में से करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड या फिर डिविडेंड पेड में से कोई एक देगा तो दूसरा निकल जाएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर। मान लो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दोनों में से कुछ नहीं दिया, ना प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का ना डिविडेंड पेड, तो ये जो ओपनिंग है ना इसको मानेंगे इस साल पे हुआ है, और करंट ईयर में जो क्लोजिंग है ना उसको मानेंगे करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड है। मोटा मोटी अगर इस एग्जाम्पल में फिट करके दिखाए तो कैसा होगा, जो ओपनिंग है ना 60,000 वो मानेंगे डिविडेंड इस बार पे हो गया, और जो क्लोजिंग है ना 50,000 वो मानेंगे इस बार का प्रपोज डिविडेंड है। बताओ, जब हमें पता चल जाएगी कि करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड कितना है, डिविडेंड पेड के कितना है, तो क्या करेंगे सर, रिटेन अर्निंग से प्रॉफिट निकालते टाइम प्रपोज डिविडेंड चाहिए, वो वहां पे काम आएगा ये, और डिविडेंड पेड काम आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड फ्लो, डिविडेंड पे आउटफ्लो दिखानी है। ठीक है, एसेट का अकाउंट देखो डब्ल्यूडीबी पे भी बनाने को बोल सकता है या ओरिजिनल कॉस्ट पे भी, जब एक्यूमुलेटेड डेप्शन दिया हुआ हो। डब्ल्यूडीबी पे देखो ओपनिंग बैलेंस लोगे, एसेट बाई किया डेबिट होगा। ठीक है, एसेट सेल किया
यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट लॉस अब डाल दोगे, ठीक, डिप्रिसिएशन है डालोगे, और क्लोजिंग बैलेंस आनी चाहिए। देखो ओपनिंग क्लोजिंग एसेट का दिया रहेगा, ठीक है, बाई एंड सेल का इंफॉर्मेशन में से कोई एक देगा। अगर बाई भी दिया है तो डिप्रिसिएशन आपको निकालनी पड़ेगी लेजर बना के, डिप्रिसिएशन का इंफॉर्मेशन दिया है, सेल का इंफॉर्मेशन दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर से आपको कितना बाई हुआ है लिखना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन क्यों चाहिए? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में डिप्रिसिएशन जुड़ता है, पहला एडजस्टमेंट था नॉन कैश एक्सपेंस को जोड़ो। और बाई एंड सेल क्यों चाहिए? तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बाई क्या है? आउटफ्लो है, और सेल क्या है? इनफ्लो है, ठीक है। एसेट अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हैं तो मजेदार बात क्या है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन का सेपरेट लेजर आपको बनानी पड़ेगी, ठीक, और जो डेप्रिसिएशन है वो एसेट के अकाउंट से चार्ज नहीं होता, एक्यूमुलेटेड डेप्शन में जाता है। तो सिंपल सा है, देखो इतनी डिटेल में तो बारी बारी लेजर जर्नल करके लेजर नहीं समझा सकता, क्योंकि हम बस रिवाइज कर रहे हैं इसको, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कुछ होगा एसेट का, बाई किया आप लिख लोगे, सेल किया यहाँ पे डाल दोगे, क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस डाल लोगे, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन ये क्या है? सिर्फ वो एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्शन जो बिक गया है उतना आप राइट ऑफ करते हो एसेट अकाउंट से। एक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट देखोगे, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन है, करंट ईयर का डेप्शन जुड़ जाएगा, और जो एसेट बिका ना उसका जो एक्यूमुलेटेड डेप्शन है यहाँ से घटाओगे तो क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन आ जाएगा, और यही यहाँ पे आया है, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत बार एक्यूमुलेटेड डेप्शन का कंसेप्ट पूछता है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट अगर बोले तो बड़ा सिंपल है, कोई भी एसेट अकाउंट बोले ऐसे ही बनता है, बस डेबिट बैलेंस लिखोगे इन्वेस्टमेंट का, इस साल बाई किया आ जाएगा यहाँ पे, इस साल सेल किया क्रेडिट साइड में एंट्री डालोगे, प्रॉफिट लॉस की एंट्री डालोगे। एक बात को ध्यान रखना है, अगर डिविडेंड मिला इन्वेस्टमेंट पे, प्री इक्विजिशन डिविडेंड अगर इन्वेस्टमेंट पे है तो इट्स रिकवरी ऑफ कॉस्ट, हमने AS 13 में पढ़ा है, एंड पोस्ट इक्विजिशन डिविडेंड है तो इनकम है। इनकम है तो कोई बात नहीं, पर अगर रिकवरी ऑफ कॉस्ट है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको डालनी है, नहीं तो वहां पे आपसे मिस्टेक हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का जब बैलेंस निकालोगे, कई बार सेल का इन्फॉर्मेशन देता है तो परचेज निकालनी होती है हमें लेजर बना के, परचेज का इन्फॉर्मेशन देगा सेल निकालना होता है, तो वहां मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। चलो एक ऐसा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं जिसमें सारे ही पॉइंट कवर हो जाए। ये रहा है क्वेश्चन, चलो। बैलेंस शीट एंड इन्फॉर्मेशन दिया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करिए 31/2015 को, ठीक है। ये ओपनिंग बैलेंस हमें दिया है पिछले साल का, ये इस साल का क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है। तो पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल के लिए ओपनिंग हो गया, ठीक। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से शुरू करो कहानी को। लैंड हमारा सेल हुआ है 1.5 लाख का, ठीक है। कॉस्ट कितना था? 1,20,000, तो यानी कि 30,000 हमें प्रॉफिट हुई होगी, ठीक है। एंड बैलेंस लैंड वेर रीवैल्यू, कैपिटल रिजर्व कंसिस्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल एंड प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। कैपिटल रिजर्व कितना है भाई? 1 लाख। कह रहा है कैपिटल रिजर्व में जो 1 लाख है ना वो दो किससे बना है? एक तो प्रॉफिट ऑन सेल से, तो वो तो हमें पता है 30,000 में प्रॉफिट में बेचा है, दूसरा रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन बताओ, अगर कैपिटल रिजर्व 1 लाख का है प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में, जिसमें हमें पता है 30,000 बेचने की वजह से आया है, ठीक है, तो बचा हुआ 70,000 रिवैल्यूएशन की वजह से आया होगा। चलो, ऑन 1 अप्रैल 2014, ठीक है, ओपनिंग डेट दिया है, प्लांट सोल्ड दिस मच एंड ओरिजिनल कॉस्ट दिस मच था, WDB इतना था, ठीक है। 90,000 का प्लांट 50,000 का प्लांट 90,000 में बिका, 40,000 प्रॉफिट में बिका है प्लांट। ये क्या था? ये लैंड का था, ध्यान रखना। डिवेंचर वर्थिंग 1 लाख वेर इश्यूड एट पार एज अ पार्ट कंसिडरेशन फॉर प्लांट एक्वायर्ड फॉर 4,50,000। एक प्लांट हमने बाई किया 4,50,000 का, उसमें पता है डिवेंचर हमने दे दिया 1 लाख का, तो बचा हुआ बैंक से कितनी पेमेंट करी होगी बताओ फटाफट? 3,50,000। एक बात बताना, प्लांट एक्वायर्ड किया तो ये आउटफ्लो है, आउटफ्लो है तो ये तो जाएगा कॉस्ट में, और बताओ इसमें क्या कैश आउटफ्लो हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आएगा क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। पर एक चीज ध्यान रखना है, अगर डिवेंचर बेच के हम और भी पैसे लेके आए तो जब डिवेंचर परचेज, सॉरी
डिबेंचर हम सेल करके और भी पैसे लेके आए, तो इश्यू ऑफ जो डिबेंचर है उसमें ध्यान रखना 1 लाख ऐसा डिबेंचर भी है जो प्लांट के बदले दिया था। तो इश्यू यहाँ पे एक सेकंड देख लो कितना डिबेंचर इश्यू हुआ है, 2 लाख का। तो इसमें से 2 लाख के डिबेंचर में से 1 लाख ऐसा डिबेंचर है जो प्लांट को परचेज करते टाइम इश्यू किया था, तो उससे इनफ्लो नहीं आया होगा, इनफ्लो सिर्फ आया होगा बचे हुए 1 लाख से, ये प्लांट के लिए था। ठीक, ध्यान रखोगे। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर करके सिर्फ 1 लाख इनफ्लो दिखाओगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड फॉर 70,000, कोई बात नहीं, उसका कॉस्ट कितना था 50,000, तो 20,000 प्रॉफिट हो गया। प्री इक्विजिशन डिविडेंड ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में जाता है, वाज एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। और साथ ही में जब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो निकालेंगे, तो अगर हम इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्ट करते हैं वो आउटफ्लो है, तो प्री इक्विजिशन डिविडेंड क्या है, इनफ्लो है। डायरेक्टर हैव डिक्लेयर 50% डिविडेंड, पर्पज फॉर डिविडेंड में काम आएगा। वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसका लेजर बनाएंगे। कह रहा है कि वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट 50,000 एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल रिजर्व, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा बता ना जनरल रिजर्व कितना है, तो सर जनरल रिजर्व है, ये सबको इरेज कर दो। अब जनरल रिजर्व था 2,50,000, लेकिन बचा है साल के अंत में सिर्फ 1 लाख। तो सर 50,000 तो हमें बता दिया कि वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट राइट ऑफ किया था। अब 2,50,000 में से 50,000 राइट ऑफ कर दिया तो बचा 2 लाख, पर 1 लाख क्यों दिख रहा है जनरल रिजर्व? ध्यान देना, एक चीज हो रहा है यहाँ पे, आ जाओ, कहा गया, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल था अपने पास 2 लाख, अभी कुछ नहीं है, तो यानी कि रिडीम्ड हुआ होगा, करेक्ट, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड हुआ होगा। जब भी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम्ड होता है, तो बताइए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल में हमने पढ़ा था कि नॉमिनल वैल्यू या फिर फेस वैल्यू ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ताकि आप फ्रेश इश्यू से लेके आएंगे या फिर सीआरआर बनाएंगे। अब फ्रेश इश्यू से तो सिर्फ 1 लाख हम नया शेयर इश्यू करके लेके आए हैं, तो 1 लाख नया शेयर इश्यू हुआ, तो बचा हुआ 1 लाख क्या करना पड़ेगा आपको, जनरल रिजर्व से कैपिटल रिजर्व में भेजना पड़ेगा। तो देखो क्या कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व, जनरल रिजर्व से कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व में भेजना पड़ेगा। तो क्या कैपिटल रिडीम्शन रिजर्व 1 लाख से बना है? हाँ बिल्कुल बना है। वो 1 लाख कहाँ से आया? इसी जनरल रिजर्व से आया। अब 2.5 लाख में से 50,000 सेपरेशन कॉस्ट हटाएं और 1 लाख रुपया सीआरआर में गया है, तो बचा हुआ 1 लाख जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। ठीक है, ये टैक्स लायबिलिटी फॉर करेंट ईयर, ये क्या है? करेंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स। डिप्रिसिएशन एंड प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग में कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं। चलो जरा लेजर बनाओ फटाफट से। सबसे पहला लेजर है लैंड एंड बिल्डिंग का, बताना जरा लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 2 लाख था ओपनिंग, और क्लोजिंग बच गया 1.5 लाख। हमने लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया है 1.5 लाख का, तो बाई बैंक करोगे 1.5 लाख, प्रॉफिट में 30,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं ये प्रॉफिट कहाँ गया है? कैपिटल रिजर्व में, टू कैपिटल रिजर्व 30,000 और टू रिवैल्यूएशन 70,000। ठीक है, तो ये तो क्लोज हो गया। दूसरा बताना, दूसरा है सर प्लांट, बताओ प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर प्लांट है 5 लाख का, साल के अंत में कितना बच गया है? 7,65,000। करेक्ट। प्लांट हमने कुछ बाई किया है क्या? कुछ सेल किया है क्या? हाँ सर सेल किया है हमने प्लांट 90,000 का, जिसमें हमें प्रॉफिट भी हुआ था 40,000, तो 90,000 यहाँ लिखोगे, प्रॉफिट हुआ, कुछ ना बोले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो प्रॉफिट गया होगा, 40,000 यहाँ पे लिखोगे। एक बाई का इन्फॉर्मेशन दिया कि 4.5 लाख का हमने बाई किया, जिसमें से 1 लाख का डिवेंचर से बाई किया था, टू डिवेंचर 1 लाख डिवेंचर से बाई किया, तो और 3.5 लाख बैंक से बाई किया, टू बैंक 3,50,000।
करना जरा। जो बैलेंसिंग फिगर आया वो क्या आया, डेप्रिसिएशन। बैलेंसिंग फिगर कितना, 1,35,000। बताओ यहाँ से क्या क्या होगा। ये डिप्सन हमारे काम का है, जुड़ेगा जाके। ये आउटफ्लो फाइनेंसिंग में, ठीक है। ये भी हमारे काम का है, नॉन ऑपरेटिंग लॉस में वाले हेडिंग में ले जाके जोड़ोगे ठीक। और ये भी हमारे काम का है, ये क्या है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। ये क्या है, नॉन कैश वाले हेडिंग में ले जाके जोड़ोगे। ये घटाओगे आप, क्योंकि ये प्रॉफिट है, नॉन ऑपरेटिंग वाले हेडिंग में, सेकेंड हेडिंग जो था, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ऊपर मार्क करूं इसमें, तो ये क्या है, इनफ्लो। और ये दोनों तो ना आउटफ्लो है ना इनफ्लो है, जस्ट क्रिएशन ऑफ रिजर्व है। थर्ड देखो जरा, इन्वेस्टमेंट की अकाउंट बनाओ। सारा बना लोगे उसके बाद तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। चलो यहाँ पे टू बी डी पूरा लिखना है एग्जाम में, बैलेंस बी डी सी डी ऐसे मत लिखना। 80,000, 50,000 इन्वेस्टमेंट बिका है ना। 70,000 का कॉस्ट था, 50,000 बाई बैंक 70,000 प्रॉफिट में बिका है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दोगे। लॉजिकली हम पढ़ते क्या है कि कैपिटल रिजर्व होना चाहिए, पर कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है ना कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मान लोगे कुछ भी बिका और वहां पे प्रॉफिट हुआ है तो अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, जब तक बोले ना कैपिटल रिजर्व पीएल अकाउंट में गया है और एडजस्ट करोगे, ठीक। एक और चीज था ना, प्री इक्विजिशन डिविडेंड। तो बाई बैंक क्या लिखोगे, प्री इक्विजिशन डिविडेंड कितना था, 5,000 आई थिंक, 5,000। देखना जरा बैलेंसिंग फिगर करके कुछ बाई आ रहा है क्या। 70 प्लस 50 प्लस 5,000 माइनस 1,00,000। पता है इधर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, यानी कि 25,000 का इन्वेस्टमेंट बाई भी हुआ था, बताना। ये क्या है, आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग का। ये दोनों क्या है, इनफ्लो है इन्वेस्टिंग का। चलो अब डिविडेंड वाले पॉइंट को कवर कर लेते हैं। डिविडेंड पेएबल का लेजर बनाओ। हमने क्या बताया था, इसका जो बैलेंस होता है पहले डाल लो, ओपनिंग क्लोजिंग। बताना डिविडेंड पेएबल कितना है, 60,000 एंड 90,000। इधर लिख दो, ये क्या है पेड और ये क्या है करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड। ये क्या है, करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड। चलना बताना जरा कितना है। डिविडेंड हैज डिक्लेयर 15% फॉर करेंट ईयर। बताना जरा, करेंट ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर किया 15%। 6 लाख का 15% आई थिंक 90,000 होना चाहिए। तो पेड कितना आएगा, 60,000। अब बताओ पेड कहाँ पे जाता है, फाइनेंसिंग में। आउटफ्लो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आउटफ्लो कहाँ पे, फाइनेंसिंग में। ये कहाँ पे जाएगा, इस साल का परपोज डिविडेंड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए सर रिटेन अर्निंग में से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पहले निकालते हैं, वो कैसे, परपोज डिविडेंड का एडजस्टमेंट करने के बाद तो वो वहां पे जाएगा, पैट निकालते टाइम काम आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट देखो, इसका कुछ बैलेंस था ओपनिंग 65, और क्लोजिंग बैलेंस है 1,25,000, करेक्ट, इतना ही है। हाँ जी। इस बार पता है राइट ऑफ हुआ है जनरल रिजर्व से 50,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है।
तो बताओ इस साल कुछ खर्चे भी हुए होंगे इस पे, तभी तो मैच करेगा। 1,10,000 ये जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर है ये तो इनफ्लो आउटफ्लो जनरेट नहीं करता, ठीक है, लेकिन ये जो इस साल खर्चे हुए वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट पे, ये क्या है, आउटफ्लो है। कहाँ पे दिखाएंगे सर, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग में तो आएगा नहीं, तो ऑपरेटिंग में ही आएगा। लेकिन ये हर एक बार होने वाली पेमेंट नहीं है, एक्सेप्शनल आइटम है, कभी कभी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। बिजनेस में ये चीज होती है लेकिन कभी कभी होती है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे ऑपरेटिंग में, कोई बात नहीं। हो गया, बस खत्म हो गया, सब चीज हमने कर लिया। चलो फटाफट से रिटेन अर्निंग से हम शुरू करते हैं ना अपना क्वेश्चन। बताना रिटेन अर्निंग या पीएल का डिफरेंस जिसको बोलते हैं, मैंने क्या पढ़ा है। कि सर क्वेश्चन आप स्टार्ट करना रिटेन अर्निंग से बनाना। ये क्या है, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो डिफरेंस है वो। जरा बताना पीएल अकाउंट का डिफरेंस कितना है, ये रहा ना पीएल अकाउंट का डिफरेंस 20,000 है ना। इस साल क्या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे 20,000, तो रिटेन अर्निंग करेंट ईयर में 20,000 क्रिएट हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जितने भी रिजर्व में ट्रांसफर हुए, लेकिन कौन सा, पीएल एप्रोप्रिएशन से, याद करो पीएल एप्रोप्रिएशन से रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है, वो बस लेना है हमें। रिजर्व में ट्रांसफर तो है पर पीएल एप्रोप्रिएशन से रिजर्व में ट्रांसफर है, बताओ। जनरल रिजर्व में तो कोई अमाउंट ट्रांसफर हुआ नहीं है इस बार। कैपिटल रिजर्व में 1,00,000 ट्रांसफर हुआ है, लेकिन वो कैपिटल रिजर्व क्या पीएल एप्रोप्रिएशन से हुआ है, नहीं नहीं नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन से नहीं सर। 30,000 हमने सेल किया था, उसकी वजह से प्रॉफिट, एंड 70,000 रिवैल्यूएशन किया था, उसकी वजह से। अब दो ही रिजर्व है। सीआरआर बताओ, सीआरआर क्या रिटेन अर्निंग से बनी है, सर नो नो नो, पीएल एप्रोप्रिएशन से सीआरआर नहीं बनी है, जनरल रिजर्व से सीआरआर बना है, तो वो तो क्या। फिर आता है प्रपोज डिविडेंड को ऐड करना। सर करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड 90,000 है, ये कैसे पता चला, सर हमने प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेबल का अकाउंट बनाया है। तो ये क्या आ गया, 1,10,000, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें प्रोविजन जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स बताओ, सर हमने टैक्स पेबल का लेजर बनाया अभी अभी, कहीं बनाया नहीं है क्या, बना तो होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेबल का लेजर बना देते हैं। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करेंट ईयर का, और ये पेड। जरा बताना इस साल का 1,35,000 प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बताओ प्रोविजन फॉर टैक्स का, ये रहा 60,000 ओपनिंग, 95,000 क्लोजिंग। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें जोड़ोगे 1,35,000, 245 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। इन्होंने भी 245 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आप ये सीधा कैश फ्लो में ही शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे पहला एडजस्टमेंट नॉन कैश। नॉन कैश में क्या है, डिप्रिसिएशन हमने निकाल लिया है लेजर में, ठीक है। फिर नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है, सर इंटरेस्ट पे हुआ, कोई प्रॉफिट लॉस हुआ है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर सेल ऑफ फिक्स एसेट से, हाँ जी प्रॉफिट हुआ है। एक तो प्लांट सेल किया था तो 40,000 प्रॉफिट हुआ था, और इन्वेस्टमेंट सेल किया है 20,000 प्रॉफिट हुआ है। लेजर में मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ऊपर जाके आराम से देखो तुम, ठीक है। प्रॉफिट ऑलरेडी जुड़े होते हैं, घटाने होते हैं, ठीक। एक आ गया इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। सर ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यहाँ पे देखो डिबेंचर पहले था नहीं, इस बार इश्यू हुआ है, 2,00,000 का डिबेंचर है और 9%, कुछ ना बोले मान लेंगे एट द बिगनिंग ऑफ पीरियड इश्यू हुआ है। क्योंकि एक तो डिबेंचर देखो हमने बिगनिंग में ये बाई किया तो डिबेंचर इश्यू किया है, और साथ ही में जो कैश में डिबेंचर की आई है हमें, वो भी हम मान लेंगे बिगनिंग ऑफ द पीरियड। तो 2,00,000 में ये इंटू करोगे तो 18,000 आएगा। इंटरेस्ट पेड यहाँ पे जोड़ोगे और साथ ही में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड घटाओगे। जरा देखना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में घटाया है क्या, ये रहा आउटफ्लो। दो एडजस्टमेंट हो गया। थर्ड एडजस्टमेंट मैंने बताया था वर्किंग कैपिटल का, लेकिन वर्किंग कैपिटल में मैंने बोला था करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेंगे करेंट लायबिलिटी में, एंड प्रोपोज डिविडेंड भी नहीं लेंगे करेंट लायबिलिटी में। करेंट एसेट में कैश एंड बैंक नहीं लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, तो बच क्या गया
करेंट एसेट में ये तो लेना नहीं है, ये है नहीं करेंट एसेट, ये डिफर्ड खर्चा है। इन्वेंट्री और ये लेना है। बताओ, इंक्रीज हुआ करेंट एसेट और ये भी क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है करेंट एसेट, दोनों क्या है, आउटफ्लो। करेंट एसेट बढ़ता है तो आउटफ्लो माना जाता है, तो दोनों को आउटफ्लो दिखाओगे, ये रहा है। साथ ही में करेंट लायबिलिटी देखो, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या नहीं लेना, तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना और डिविडेंड वाली नहीं लेनी, इसका हम सेपरेट एडजस्टमेंट करते हैं। फिर बच गए ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, ये बढ़ा है, करेंट लायबिलिटी बढ़ना इनफ्लो होता है, ये भी बढ़ा है करेंट लायबिलिटी। सेकेंड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ये भी बढ़ना इनफ्लो होता है, तो दोनों दिखा दोगे, इनफ्लो जितने से बढ़ा है उतना। फिर आ जाएगा ये बिफोर टैक्स, टैक्स पेड अभी मैंने निकाला है प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट से, तो ये आ जाएगा आफ्टर टैक्स कैश फ्लो। लेकिन एक चीज हमने अभी भी नहीं घटाई है, पता है, सेपरेशन कॉस्ट, मैंने वॉलेंटरी सेपरेशन कॉस्ट का लेजर बनाया था जिसमें 1,10,000 था, वो घटा दोगे तो ये आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम। फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, बड़ा सिंपल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर सेल किया है प्लांट हमने 1,50,000 का, वो ले लेंगे। ठीक, कुछ प्लांट परचेज भी किया है क्या, हाँ 4,50,000 का परचेज किया था जिसमें 1,00,000 का डिवेंचर दे दिया था, तो कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं होगा, सिर्फ 3,50,000 घटाएंगे। वैसे ही हमने प्लांट बाई भी किया है 90,000 का, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेल किया है 70,000 का, सारे लेजर में मैंने ये बैलेंस निकाल दिए ऊपर लेजर से, बस आपको पोस्टिंग करनी है। ठीक, परचेज इन्वेस्टमेंट किया है 25,000 का, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में आपको दिख जाएगी ये चीजें। प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये भी हमने देखा है कि 5,000 दिया हुआ है, आराम से लिख लोगे आप। चलो, इक्विटी शेयर, ध्यान देना 1,00,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो इश्यू ऑफ डिवेंचर सिर्फ जो कैश में इश्यू हुआ है वही आपको लेना है। 2,00,000 का डिवेंचर इश्यू हुआ है 1,00,000 प्लांट के लिए, तो बचा हुआ है 1,00,000 कैश में इश्यू हुआ है। रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 2,00,000 का प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड हुआ है, दिख रहा था हमें ऊपर। डिविडेंड पेड 60,000 हमने ऑलरेडी लेजर में ये निकाल रखा, और ये तो ये आ गया आपका फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नेट चेंजेस इन कैश लिख लोगे, इंक्रीज या डिक्रीज, और ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ोगे तो क्लोजिंग आनी चाहिए। बताओ, क्लोजिंग 65,000 है, क्लोजिंग 65,000 है। आपको मैच करने का यही एक तरीका है कि ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ने पे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो, अगर डायरेक्ट मेथड आता है तो डायरेक्ट मेथड तो बड़ा आसान है ऑपरेटिंग का। रिसिप्ट में क्या लोगे, कैश सेल हो गया, कलेक्शन फ्रॉम डेटर हो गया, कमीशन वगैरह कुछ कमाया है वो हो गया। पेमेंट में क्या लोगे, कैश परचेज, क्रेडिटर को पेमेंट किया, या फिर कोई भी खर्चा जो कैश में पेमेंट किया हो, सैलरी, वेजेज, ऑफिस एक्सपेंस, ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस, कुछ भी। ठीक, तो ये आ गया बिफोर टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टैक्स पेड कर दिया तो आफ्टर टैक्स बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एडजस्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ध्यान रखना एक चीज, इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम एडवांस टू, देखो सप्लायर या फिर इम्प्लॉय को कई बार हम एडवांस दे देते हैं, उस पर थोड़ा ब्याज कमा लिया तो ऑपरेटिंग का हिस्सा है। क्यों, क्योंकि ये सप्लायर और इम्प्लॉय हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट माने जाते हैं, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। पर सब्सिडरी कंपनी को दिया है एडवांस तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, इन्वेस्टिंग में लिखोगे, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से समराइज कर देता हूँ। मैंने बताया आपको कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 रीजन से कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, जितने भी फिक्स एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बाई और सेल हुआ वो उनसे होने वाली कमाई, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड, उस पे होने वाली टैक्स, इंटरेस्ट रेट डिविडेंड पे जो टैक्स लगेगा वो भी, साथ ही में कैपिटल गेन टैक्स अगर सेल पे लगेगा वो भी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं, चाहे हम इनफ्लो लेके आते हैं, ठीक, यानी कि कैपिटल राइज करते हैं या फिर आउटफ्लो करते हैं, कैपिटल की रीपेमेंट करते हैं, साथ ही में कैपिटल से रिलेटेड फाइनेंसिंग कॉस्ट भी आएगा, कोई टैक्स उस पर लगता है वो भी आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आता है, बिजनेस ऑपरेशन से जनरेट होने वाले कैश फ्लो आते हैं। ठीक, इनडायरेक्ट मेथड में नेट प्रॉफिट को ही लेते हैं, 3 एडजस्टमेंट करते हैं, ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो में। ठीक है, सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको स्टार्ट करना है, तो उसके लिए आपको ध्यान देना, रिटेन अर्निंग आपको दिया रहेगा बैलेंस शीट में, उसमें रिटेन अर्निंग से अगर आप रिटेन अर्निंग का अकाउंट भी बनाते हैं तो बैलेंस आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, या फिर सिंपली आप क्या करेंगे, जो भी रिटेन अर्निंग से रिजर्व में ट्रांसफर हुआ है वो जोड़ दोगे, प्रपोज डिविडेंड वगैरह रिटेन अर्निंग से ही घटा होता है वो भी जोड़ दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जोड़ दोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 3 एडजस्टमेंट करनी है, नॉन कैश एक्सपेंस सारे जोड़ोगे, नॉन ऑपरेटिंग अगर लॉस है तो जोड़ोगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो घटाओगे। इंटरेस्ट पेड याद रखना नॉन ऑपरेटिंग का ही हिस्सा है, क्योंकि इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, है कि नहीं। और थर्ड
एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, अगर करेंट एसेट बढ़ा है तो हमारे लिए क्या है, करेंट एसेट बढ़ना आउटफ्लो है, करेंट एसेट घटा है तो इनफ्लो है, करेंट लायबिलिटी अगर बढ़ा है तो इनफ्लो है, करेंट लायबिलिटी अगर घटा है तो आउटफ्लो है। एक चीज और ध्यान रखना है, करेंट लायबिलिटी में डिविडेंड वाला और प्रोविजन फॉर टैक्स वाला, डिविडेंड पेबल या पर्पस डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स या टैक्स पेबल, ये नहीं लेना है आपको। और करेंट एसेट में कैश एंड बैंक, जो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नीचे आता है वो आपको नहीं लेना। ठीक, ये चीज आपको बस ध्यान रखनी है। ऑटोमेटिकली आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट इजीली बन जाएगा। बी रिलैक्स। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कुछ आपको लेजर बनाने पड़ते हैं, जैसे कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट का लेजर बनवाए, एसेट का लेजर बनवाए, है ना, पर्पस डिविडेंड, टैक्स पेबल। याद रखना है आपको, अगर टैक्स पेबल में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है और करंट ईयर में इंफॉर्मेशन नहीं दिया कितना प्रोविजन क्रिएट हुआ है, कितना टैक्स पे हुआ, तो हम क्या मानते हैं कि पिछले साल का जो प्रोविजन है, ओपनिंग प्रोविजन, वो इस साल पे हुआ होगा और इस साल का जो प्रोविजन है वो क्लोजिंग प्रोविजन है, तो करंट ईयर का प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन मानेंगे। ठीक है, चलो इतना ही था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक मैंने ऐसा क्वेश्चन कराने की कोशिश किया जिसमें सारे पॉइंट कवर हो। अच्छे से कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रैक्टिस करो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जब जब वीडियो डालेंगे आप लोगों को पता चलते रहेगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियोज में।